बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धार्थ फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, आपने सुना होगा कि कोई फ़लाँ शख्स ये कहता है कि फ़लाँ किताब बड़ी तारीख़ी है। आप पढ़ेंगे तो आपको तारीख़ के हवाले से बहुत सी चीज़ें उसमें मिलेंगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान की तारीख़ जाननी है तो आप इनके साथ बैठिए। ये चलती फिरती तारीख़ है। आपको किसी किताब को खोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। किताब पढ़ना, मताला करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये पाकिस्तान की चलती फिरती तारीख़ है। मेरे साथ मौजूद है, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। और पाकिस्तान की आप कह सकते हैं कि जो अब वकला तबका है या उसके अलावा सियासी तबका है, तजियाकार भी है, अहमद रज़ा कसूरी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर सर बहुत सी चीज़ें आपने कर रखी हैं। जब आप बैठते हैं किसी के साथ तो आपका कोई तारफ़ किस तरह करवाए? आप क्या चाहते हैं कि आपके तारफ़ में क्या चीज़ें आनी चाहिए? पहला एक सादा सा सवाल है मेरा सर। मेरा तारफ़ तो बस सीधा कि मैं पाकिस्तानी हूँ ठीक है सर। और मुसलमान हूँ सही है। और इस मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। सही है। और मेरा ओढ़ना बचोना पाकिस्तान है। सही है। मेरा पाकिस्तान के साथ एक हीर रांझे वाला ताल्लुक है। सही है। मैंने अपने बाप तक को इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया। ठीक है। तो अब यही मेरा तारुफ है कि मैं आई लव दिस कंट्री। सही है। सर इतने बड़े ख़ानदान से आपका तल्लुक। बानो कुद्सिया ने इशफ़ाक़ अहमद को एक दफ़ा मैं प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि जब एक बड़ा सायादार दरख्त होता है घर में, जैसे बाप की एक मिसाल उन्होंने ली, उसके जो छोटी-छोटी उसके साये में चीज़ें दरख्त होते हैं, वो उस तरह कदावर नहीं होते। तो इतने बड़े बाप के घर में आप कैसे कदावर बन गए? इतनी बड़ी शख्सियत कैसे बन गए सर आप? इसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। मेरी मरहुमा वालदा जो थी, वो नवाब मोहम्मद इस्माइल खान से जो कि कायद-ए-आज़म के बाद नंबर 2 पोजीशन थी उनकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में। कायद-ए-आज़म जो थे वो प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, और नवाब इस्माइल खान थे प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक्शन कमेटी। इन दैट कैपेसिटी ही वाज नंबर 2 मैन। तो वो ये है कि मेरे जो ननिहाल में बहुत बड़ी-बड़ी मीटिंग्स होती थी और उसकी तैयारियां होती थी। 100-100 150 ख्वातीन कोई झंडे बना रही है, कोई पाकिस्तान बनने से पहले। तो मेरी माँ ने वो सारा जो था माहौल देखा। ऑल्दो माय ब्रदर वर द सिविल सर्विस इन द आर्मी, लेकिन मेरी माँ को बहुत एक शौक था कि मेरा बेटा एक पब्लिक लाइफ में आए। तो मैंने, हालांकि मैं एजुकेशनली बड़ा साउंड था, आई कुड हैव वॉक्ड इनटू सिविल सर्विस, लेकिन मैंने आप हैरान होंगे कि यहाँ जब आप एमए बीए में आते हैं तो हर एक नौजवान को बुखार चढ़ जाता है कि मैंने जी कंपटीशन का इम्तिहान देना है, सीएसपी में आना है, फॉरेन सर्विस। मैंने कभी इम्तिहान दिया ही नहीं। मैंने अपना जो था माँ की खुशनुदी हासिल करने के लिए मैंने अपना एक कैरियर चॉक आउट कर लिया राइट फ्रॉम द स्टूडेंट एज कि मैंने पब्लिक लाइफ में आना है। सर जो आपका दौर था उसके बाद जो दीगर दौर आए सर, हमारे जो वालिद खास करके बड़ी सख्ती, उनकी तबीयत बड़ी सख्त होती थी। तो आपका अपने वालिद के साथ कैसा तल्लुक था? कोई चीज़ लेनी हो तो अपनी मदर के थ्रू लेते थे या जाके डायरेक्ट मांग लेते थे? कैसा तल्लुक था? और पैसे के लिहाज से तो आप लोग माशाल्लाह स्ट्रांग थे, तो आपका उनके साथ एक रिलेशन कैसे था? मेरे वालिद जी बड़े फ्रेंडली थे जी, ही वाज वेरी फ्रेंडली। और वो हमें साथ हर जगह साथ लेके जाते थे। और कभी-कभी मेरी वालिदा ऑब्जेक्शन भी करती कि अभी इनकी एज नहीं है, आप इनको क्लब भी लेके जा रहे हैं सारी दुनिया में साथ। तो उन्होंने कहा कि बजाय छुप-छुपा के जाएँ तो व्हाई शुड आई टेक देम और इनको एजुकेट करूँ। मेरे दोस्तों के साथ ये बैठेंगे, उनका तर्ज़ तकल्लुम देखेंगे, हाउ दे ड्रेस अप, हाउ वो कैसे बात करते हैं। तो हमारा वालिद जो थे वो एक हमारी एजुकेशन जो होती है ना, लेकिन 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है तालीम, एक होती है तरबियत। तालीम तो आप 6-7 घंटे गए, यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए, फिर वापस आ गए, लेकिन 17-18 घंटे आप घर में रहते हैं और वो उसको कहते हैं तरबियत। तो तरबियत में जो है उसमें माँ-बाप का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। वो आपको, जैसे एक कुम्हार जो है वो मिट्टी
थोबे को लेकर ऐसे अपने हाथों से वो उसको उसकी शक्ल बनाता है। सही है। इसी तरह माँ बाप जो है आपकी जो किरदार की, आपकी पर्सनैलिटी की एक शक्ल बनाते हैं। तो मेरे उसमें मेरे वालिद का भी बहुत हाथ है, और ही वॉज वेरी फ्रेंडली विद अस। सर अब बड़े ख़ानदान में बाज़ दफ़ा बल्कि ज़्यादा पैदा होने का ज़रा खुशनसीबी भी होती है, सोने का चम्मच लेके बंदा पैदा होता है। आप क्या समझते हैं कि पैसे वाले ख़ानदान में, बड़े नामों वाले ख़ानदान में पैसा आना और वो चीज़ें सारी रखते हुए वहाँ पैदा होना आपके लिए नुकसानदेह रहा या फ़ायदेमंद रहा सर? देखिए बात ये है कि आप, फिर मैं आपको बताऊं, मेरी वालदा जो थी वो बड़ी इनकलाबी थी। ठीक है, मेरे वालिद 1919 में चीफ कॉलेज में पढ़ते थे, ठीक है, जिसको अब एचएसएन कॉलेज कहते हैं। सही तो है। चीफ कॉलेज का मतलब ये है कि जो बच्चा दाखिल होता था जी, वो बकायदा रेफरेंस देता था कि पंजाब चीफ, जो कि सर लेपर एच ग्रिफो ने कर्नल मेसी की लिखी हुई थी, सही। और उसका तर्जमा खान बहादुर शाह नवाज ने किया होता, अच्छा, रऊसाए पंजाब। तो उसको रेफरेंस देना पड़ता कि ये बच्चा जो दाखिला लेने आ रहा है, इसका पेज फलां फलां पर पंजाब चीफ में जिक्र है। यानी जस्ट बिकॉज आप मनो सहगल ये नहीं है तो वो आपको दाखिला नहीं मिलता था, जब तक आपकी बड़ी पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड है। लेकिन हमारी माँ ने हमें नॉर्मल स्कूलों में भेजा। सही उसी है। उन्होंने कहा कि इनकी घर की ट्रेनिंग जो है जी, वो बजाते खुद इतनी अ, शानदार होगी कि इनको जरूरत नहीं है कि जाके बड़े बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ें, क्योंकि अगर वहां जाएंगे तो इनमें एक अजीब किस्म का एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा, कि ये नॉर्मल लोगों से ना मिलेंगे, हाथ मिला के हाथ धोएंगे। उसी तो she wanted us to develop our personality as a normal human being and to live with the people सही and है, understand their problem. So सही है। इसमें हमारी माँ का बड़ा रेवोल्यूशन रोल था। Although my father wanted us to go to Ashton College, but we didn't go. अच्छा सर, प्रोफ़ाइल के हवाले से आखिरी क्वेश्चन है मेरा। मुझे ये बताइएगा कि आप तजियाकार भी हैं, मुख्तलिफ शोज़ में बैठते हैं। साथ मुझे ये बताइएगा कि आप ज़ाहिर है पॉलिटिकल चीज़ें भी देख रहे होते हैं। आप वकील भी हैं, पाकिस्तान के कामयाब तरीन वकील हैं। सर ये तीनों चीज़ें आप लेके कैसे चले और आपका ये ख्याल क्यों आपको आया कि ये चीज़ें साथ-साथ रखनी चाहिए और आपने ख़ास करके एजुकेशन पे कैसे इतना मसरूफ़ तरीन होते हुए एजुकेशन पे आपने कैसे फ़ोकस दिया? ये मोटिवेशनल जो जवान तबका है, जो लोग आपने कहा कि पढ़ना नहीं चाहते या कहते हैं कि जो हमारे ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो कैसे लेके चलें इन तीनों चीज़ों को साथ-साथ? असल में बात यह है जी कि आदमी को लर्न करना चाहिए टाइम बजटिंग की। ठीक है, ठीक, क्योंकि कामयाब लोग वही होते हैं जो टाइम की बजटिंग करते हैं कि भाई इतना टाइम मैंने अपने फैमिली को देना है, इतना मैंने टाइम पर पढ़ाई को देना है, इतना मैंने खेल कूद को देना है, स्पोर्ट्स करनी है, इतना देर टाइम मैंने पढ़ना है। तो टाइम बजटिंग करें तो आप सारी चीज़ों को जो है संभो लेते हैं। तो एक्चुअली जी मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर जो है वो स्टार्ट होता है एज अ स्टूडेंट लीडर। ठीक जी, है, आई वाज वेरी पावरफुल स्टूडेंट लीडर। मैंने 1963 में 3 नवंबर को मैंने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला यूब खान के खिलाफ। ठीक है, उसी एंड दैट वाज द फर्स्ट वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। सही, ये वो जमाना है कि जब ये दौलताने चट्टे पट्टे डर और खौफ से हमारे युवा के बड़े बड़े थिक कर्टन्स के पीछे छुपे हुए थे। सही, तो मैंने ये निकाला। अयूब खान ने एक लॉ बनाया था, उसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस। ठीक है, अयूब खान ने जो थे अपने सियासतदान उनको अपना एब्डो का लॉ बना दिया। उसी उन पर भी कंट्रोल कर लिया। जो लेबर था उन पर भी कंट्रोल, लेबर लॉज बड़े सख्त कर दिए। सही, अब एक मूवमेंट आ रही थी अपना जापान से और कोरिया से, एक प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव मूवमेंट आ रही थी स्टूडेंट्स में। सही, तो पाकिस्तान जो है वो इट कुड बी ए आइलैंड कि वो अपने आप को महफूज रखता, उसने इधर भी आना था। सही, सो नोइंग कि ये स्टूडेंट मूवमेंट आ रही है उसी एशियन कंट्रीज में, जी सर, तो अयूब खान ने कहा कि स्टूडेंट को भी जो है कंट्रोल करने के लिए इनके लिए भी लॉ बनाया जाए। सही, तो एक यूनिवर्सिटी लॉ ऑर्डिनेंस बनाया गया। उसमें एक शिक थी कि अगर किसी तालिब इल्म के बारे में ये अपना साबित हो जाए कि ये रियासत के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो गवर्नमेंट जो है इसकी डिग्री वापस दे सकती है। कि मसलन आप
मे बी हुआ PhD या MA, अगले दिन मनसूख कर सकती हैं अगले या जो भी है। अगले दिन आप अनपढ़ हो गए, जी, क्योंकि जब आपकी डिग्री मनसूख हो गई कैंसल कर तो सकते सब हैं। खत्म होगी। तो ये दिस वाज ए ड्रैकोनियन लॉ, और इस लॉ को फिर मैंने ऐसी इसको कैंपेन को विफल करने के लिए मैं ढाका यूनिवर्सिटी गया, मैं राजशाही गया, मैं कराची गया, ऐसी मैं और जामशोरो सिंध यूनिवर्सिटी गया, पंजाब में तो मैं खुद ही था उसी। देन आई वेंट टू पेशावर यूनिवर्सिटी। उसी माने में यही 4-5 यूनिवर्सिटीज होती थी। अब तो खैर हर गली में 4-4 5 यूनिवर्सिटियां पड़ी हुई यूनिवर्सिटी हैं। का। तो उस माने में ये 4-5 यूनिवर्सिटी यहाँ मैंने कैंपेन की, एंड इवेंचुअली आई टुक आउट ए प्रोसेशन थी, और वो प्रोसेशन मैंने लाहौर की माल रोड पर निकाला, पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड ओल्ड कैंपस से। तो वो जब पहुंचा अपना मलका के बुत के पास, जब पंजाब असेंबली है, तो वहाँ काला बाग वाज द गवर्नर। तो वहाँ उन्होंने एक लाइन लगा दी, यहाँ से क्रॉस करोगे तो वी विल सॉर्ट यू आउट ऑफ द। तो मैं मेरा राइट था कि मैं कभी उसी मेरे में डर खौफ नहीं था, सही है, क्योंकि जुलूस हो या जलसा हो, ठीक है, उसकी जो रूह होती है वो लीडर की होती है। सही बात, लीडर भाग गया, सब भाग गए, सही बात, लीडर खड़ा हो गया, सब खड़ा हो गया। ठीक, तो मैंने कहा कि ब्रेक द कॉर्डन। ओ सही नो, है। पुलिस कॉर्डन, दे ओपन फायर, 3 स्टूडेंट्स हमारे मारे गए। अच्छा, और उस जमाने में एक अखबार होता था, अभी नाम आ जाएगा, उसने 7 कॉलमी खबर लगाई, एंड उसको 3 महीने के लिए बैन कर प्रेस दिया गया, प्रेस प्रेस ऑर्डिनेंस के तहत, प्रेस रिपब्लिकन ऑर्डिनेंस के बैन तहत कर दिया। बैन कर दिया गया। आई वॉज अरेस्टेड उसी, और मुझे अरेस्ट कर दिया, और मुझे फिर वो लाहौर फोर्ट में ले गए। मैं 6 हफ्ते लाहौर फोर्ट में रहा, कैदोबंद में। और मुझे 2 साल के लिए उसी यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के तहत मुझे 2 साल के लिए अयूब खान ने यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। हम्म, नॉर्मली मैंने 63 में लॉ कर लेना चाहिए था, देन मेरा पीरियड कंप्लीट करने को 65 में किया। हम्म, तो फिर मैं जब बाहर आया अपना किले से बाहर, तो मैं जब यूनिवर्सिटी में आके बैठता था कैफेटेरिया में, तो नाराबाजी शुरू हुई थी सही, ऐसी। तो उन्होंने समझे थे बहुत मुसीबत डालेगा। हम्म, फिर मुझे उन्होंने शहर बदर कर दिया, दे एक्सटर्न मी फ्रॉम द सिटी ऑफ लाहौर फॉर 6 मंथ। तो ये मैंने बैकग्राउंड ये दिया कि मेरा आगाज स्टूडेंट शुरू पॉलिटिक्स से ही हो शुरू गया हो गया, चक्कर। और उसको बड़ा, वो जो मेरी गिरफ्तारी की तस्वीरें चढ़ी वो बड़ी फ्लैश हुई। यूं का उसी ढाका में, चिटगांव में, इधर की प्रेस ने। तो दैट गेव मी ए पब्लिसिटी ब्लास्ट, सही, एंड नाउ every political party knew that there's somebody called Ahmed Raza Kasuri सही in है, the Punjab University who can stand फॉर on पाकिस्तान it एंड for Pakistan and for democracy and for the rule of law. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जी पाकिस्तान, जी। ठीक है। आप बहुत सी चीज़ों के ऐनी शाहिद हैं। आप थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज़ों की तरफ आते हैं, जैसे इलेक्शंस होते हैं मुल्क में, बहुत सी चीज़ें आपके सामने हुई, मार्शल आर्ट्स लगे, उसके अलावा जो है वो वज़ीर आज़म फारिग होते रहे। सर, मार्शल आर्ट की एक जमहूरी मुल्क के अंदर स्पेस कैसे बनती है? अगर, क्योंकि टाइम भी कम है, आपने कहीं जाना है, तो थोड़ा इसको आप कंसाइजली इस चीज़ को करेंगे। मार्शल आर्ट्स की कैसे जगह बनती है सर एक जमहूरी कंट्री के अंदर, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, 73 का आइन मौजूद है? तो देखिए, बात यह है सरदार साहब के, असल में ये जगह जो है, जो जगह बनाते हैं, ये हमारे सियासतदान बनाते हैं। ठीक है, हमारे सियासतदानों में वो अहलियत ही नहीं है, वो उनमें जो है, उनमें तजर्बा नहीं है, सही, उनकी वो शख्सियत नहीं है, उनको अवामन नास के साथ उनका राब्ता नहीं है। तो वो अपने थानेदारों और एसपीज और डीसी के खुशामदें करके मेंबर पार्लियामेंट बन के आए होते हैं, उनका अवामन नास के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ना वो अवामन नास की प्रॉब्लम्स को क्या अंडरस्टैंड इस करते हैं। मुल्क में गरीब आदमी सियासत कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता जी। आपकी जो सियासत है वो इतनी महंगी होगी, खासतौर पर ये शरीफ खानदान और ये अपना जरदारी वाला ने। अब तो है सियासत है, पैसा फेंक तमाशा तमाशा देख देख, उसी। जैसे कि एक शिकारी जो होता है वो बाजरा फेंकता है, और वो जब चिड़िया विड़िया आ जाती है उनको नेट में काबू कर लेता है। सही, इसी तरह ये जो है अपने हल्के में पैसे का बाजरा फेंकते हैं, सही है, और लोगों में एक बड़ा नेगेटिव कॉम्बिनेशन है 70% लोगों में, वो है जहालत और अपने गुर्बत। सही, और जहालत का गुर्बत का जो कॉम्बिनेशन है, उसको वो पूरा एक्सप्लॉइट करते हैं। एक बोरी में उसी
कोई आटा डाला, कोई चीनी डाली, कोई पत्ती डाली, कोई दालें डाली, एक फैमिली को दे दी, 50 वोट ले लिए सीधी। सही है। सो इट इज ऑल मनी सी। और इसीलिए जो आपके मेंबर्स पार्लियामेंट जो आ रहे हैं, दे आर बर्दा फरोश, दे आर सी अपना हीरोइन बेचने वाले, स्मगलर्स, मुल्क को लूट, बैंकें लूटने वाले, दैट काइंड ऑफ क्राउड जो आ रहा है इस मुल्क में आ रहा है। और वो उन्होंने डेमोक्रेसी का मजाक बना दिया बेड़ा है। कर दिया। और वो जो उनमें अहलियत नहीं है कि सिस्टम को कामयाबी से दवा रखने की। तो अगर सिस्टम कोलैप्स हो रहा हो तो देखें, बात यह है कि जो फौज है उसकी जो वफादारी होती है ना, वो रियासत के साथ होती है। सही है। वो गवर्नमेंट के साथ उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप होता है सही है। जी, लेकिन वफादारी रियासत के साथ होती है। तो अ, आप हमारा जो आर्टिकल 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों में से हूँ हाँ, आपने ड्राफ्ट भी या किया है ड्राफ्ट उसको। के, तो उस आर्टिकल 5 ये कहता है कि हर शहरी, शहरी आप भी हैं, मैं भी हूँ, बिल्कुल सही। आर्मी आर्मी चीफ भी शहरी है, हर शहरी की जो वफादारी है सही। वो रियासत के साथ है। सही। और जो उसकी जो अलमदारी है, ओबीडियंस है जो है, जी। वो है आइन के साथ। अब किसी वक्त अगर आइन और रियासत आमने सामने आ जाए तो आप किसको बचाएंगे जी? अगर आइन को बचाते बचाते रियासत रियासत चली खो जाए। बैठे, जैसे कि आपने ईस्ट पाकिस्तान में हाँ। आप आइनी झमेलों में पड़ गया कि 6 पॉइंट 7 पॉइंट, तो नतीजा क्या हुआ? आधा मुल्क आप खो फॉल बैठे, ऑफ ढाका हो आधा गया। फिर खो बैठे। सही है। क्या आज आपका आइन या आपके फैसले क्या मेमन सिंह ढाका चिटागांव में लागू है? आंसर इज नो, क्योंकि वो आपका रियासत का हिस्सा ही नहीं रहे। तो पहला काम जो होता है फौज की जिम्मेदारी, वो है रियासत को बचाना। सही है। अगर रियासत है तो आइन जो है वो उसको सर्द खाने में डाल दिया जाएगा, और जब मुल्क के हालात बेहतर होंगे उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया सर जाएगा। और यही हमारे यहाँ होता रहा है। सर आपका जो मुशर्रफ साहब थे उनका एक बड़ा आपस में कुर्बत रही सर। जी आप उनके टाइम में ज़ाहिर है मुख्तलिफ उहदों पे भी आप उनसे राब्ते शाब्ते भी उनके जो तारीख हमें लोग बताते हैं चीज़ें। सर मुशर्रफ साहब से आपका कैसे तल्लुक कैसे बना और फिर मार्शला कैसे लगा है, थोड़ा सा बताएं ऑडियंस को सर, लोग जानना देखिए, चाहते हैं। बात यह है कि मेरा मुशर्रफ के साथ जब वो गवर्नमेंट में मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है। ना मैं उसका एमएनए, ना मैं उसका सेनेटर, सही ना है। मैं उसका वजीर, ना मैं उसका लेकिन सफीर, सर ये ना कहा जाता है जी कि जब भी जी मुशर्रफ साहब कोई जी स्टेप उठाते थे जी आपको जी कॉल लाजमी करते नहीं, थे। मुझे मेरा कोई ताल्लुक नहीं जी। मैं बुनियादी तौर पर मेरा जो जिबिलत है ना, जी मैं सर। गिरे हुए लोगों के साथ खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है। जब कोई बंदा गिर पड़े ना, जी। तो मैं उसके जो पावर में, तो मेरा सगा भाई भी हो तो मैं पीछे हट जाऊंगा सही है। जी। तो जब 2007 में मुशर्रफ पर बुरा वक्त आया और ये चौधरी साहब गुजरात भी भाग गए, शीदा टली भी भाग गया, उसी मुशाहिद हुसैन भाग गया, उसी अपना ये सारे जितने भी साथ जुड़े हुए थे सारे भाग गए। आई हैड नथिंग टू डू विद हिम, मेरी सही। कोई उसके ताल्लुक नहीं, दोस्ती भी नहीं थी। ठीक है। तो मैं तो लॉ प्रोफेशन में था, उसी का सही। वो गलत करा, मैं उसके साथ खड़ा हो गया। और फिर मैंने जो खड़ा होकर उसको डिफेंड किया है, आई टेल यू, मैं आज बड़ा बोल नहीं बोलता, अगर मैं उसको डिफेंड इतना पावरफुली ना करता तो भुट्टो, ये नवाज शरीफ जो है, भुट्टो इसको जन मशर को बिल्कुल फांसी लगाता, बिल्कुल अच्छा। लगाता। उसी उसको जो तख्तादार से जो बचाया है, सही है। जितना, क्योंकि मैं दो फ्रंटों पर लड़ रहा था, अंदर कोर्ट के अंदर भी लड़ रहा था, सही और है। जब मैं कोर्ट से बाहर आता था 32 कैमरे लगे होते थे वहां के, जो मैं प्रेजेंटेशन देता था, मैंने उस प्रेजेंटेशन के साथ की वजह से मैंने कौम में एक शऊर पैदा करना शुरू कर दिया। और खासतौर आर्मी में मैंने एक सिग्नल भेजा कि भाई आज इसके साथ हुई है तो कल किसी और के उसके साथ भी साथ भी हो होगी। सकती है। तो चीज ये है कि आपने फिर देखा जनरल रहील शरीफ ने, वो आ रहा था कोर्ट में, सही है। उसको लेके चला गया अपना सीएमएच, और सीएमएच में 3 महीने वो रहा होती थी। सही तो उसमें मेरा बड़ा बहुत अहम रोल रोल है, रहा बड़ा आपका। अहम रोल। वो आपने मुशर्रफ साहब के आखिरी टाइम जब वो बीमार थे तो क्या आपका राब्ता होता रहा, नहीं हुआ, क्या मेरा मामला? क्योंकि शी वॉज दुबई, तो जी। आप गए कभी मिले उनसे? नहीं, दुबई मैं कई दफा गया हूँ, ठीक है। तो मीटिंग वीटिंग पार्टी की होती थी। तो फिर उन्होंने अपना एक पार्टी फ्लोट की, जिसका नाम उन्होंने रखा ऑल पाकिस्तान मुस्लिम जी। लीग, APML। तो जब तक वो जिंदा रहे उसके थे। अब जो है इनकी वफात के बाद पार्टी ने उसी मुतफ़िका तो फैसला किया, और मुझे मुझे रिक्वेस्ट की
कि आप इसको टेक ओवर करें। सही। नाउ आई एम द चेयरमैन ऑफ हाँ, वो ऑल मुझे पाकिस्तान पता है मुस्लिम लीग जी। जी। या मुझे ये बताइएगा कि जो सियाचिन का एक कारगिल का एक वाक़या है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं। कुछ कहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब की गलती है, कुछ कहते हैं जी कि मुशर्रफ साहब की गलती है। सर आपने क्या देखा? आप आज जेन्युइन चीज़ हम तक पहुँचाएँ कि असल गलती किसकी है? क्या हुआ? वो जंग हम कैसे हारे, नहीं हारे या नुकसान कैसे हुआ? उसका ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, बात ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, जी, ये उसका प्रेरोगेटिव होता है ठीक है। कि इस किस्म के जब जंग के हालात होते हैं, ऐसे हालात, तो उसमें वो आर्मी चीफ से जीएचक्यू में सारे जनरल साहब बैठ जाएं, प्रेजेंटेशन ले कि सही, भाई हालात क्या हैं, ये होने वाला क्या है, व्हाट इज दी गुड, प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में आपने करना क्या है सही, उसी। तो मैंने ये सवाल जो आपने किया, ये मैंने अपना जनरल मुशर्रफ को किया ठीक है। उसी, क्योंकि अब मैं उसकी पार्टी में था, जी, रोज गपशप लगती थी। तो मैंने एक दिन, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बंदा हूँ, मैंने कहा जनरल साहब, ये आपका बड़ा इल्जाम आता है सही है, अपना कारगिल की वॉर का, ये इट वाज ए टोटल फेलियर। सही, उसने कहा कि कसूरी साहब, वी इनवाइटेड जन अपना नवाज शरीफ टू जीएचक्यू, और पूरा वो जो हमारा जो ऑडिटोरियम है, जी, वो अपना जो था ब्रिगेडियर्स ऑनवर्ड सारा भरा पड़ा था। सही, और वहाँ जो था अपना डीजी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन, जी, उसने मैप के साथ ये पूरी प्रेजेंटेशन दी। तो नवाज शरीफ को बेचारा अनपढ़ आदमी सी, उसको कुछ पता ही नहीं सी सियासत सियासत क्या होती है, और सब पॉलिटिकल आर्मी की को कैसे हैंडल करते हैं। सही, तो वो जब प्रेजेंटेशन होती है, तो उसको कोई अपने कमेंट्स देने चाहिए थे, तो उसने ये कह के उठ गया कि बस जनरल साहब जो करना है कर लो, हुँ, उसको समझ ही नहीं आई, पर ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ है जो साड़ी करनी मर्जी है। सही है, सी वहाँ अगर कोई स्मार्ट और इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर होता, सी खड़ा होता और खड़ा होकर सी कहता कि जनरल, आई एम लीविंग दिस हॉल tremendously convinced about your training and your preparedness. I'm more than convinced, यस, but these are very important पॉइंट्स थे या कुछ, issues. जी, So I need consultation of my cabinet. सही, So I will revert back to you after 48 hours. ठीक तो है, आप अपने वहां से आराम से निकल जाते, कैबिनेट के साथ डिस्कस करते, और अगर कैबिनेट कहती कि ठीक है करो तो चलते, ना करते तो थी फौज तो जो होती है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के नीचे होती है। सही है, तो उसने उठा कर बस जनरल साहब बस जिन्हें समझ आ रहा कर दो, सही, बिकॉज ही डजंट हैव सी एक कारोबार, ये लोहा बेचने वाले लोग, उनको क्या पता कि रमूजे रियासत क्या होते हैं और कैसे रियासत को चलाया जाता है। वो तो एक अपना जनरल जो था जलानी ने इनको पिक किया उसी, और उसके पिक किया तो ये होते होते 3 दफा ये प्राइम प्राइम मिनिस्टर हो मिनिस्टर गया बन गए। उसी। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा एक पर्सनल निजी कोई सवाल है ज़ाहिर है क्योंकि आप पॉलिटिकल भी हैं, तो अगर जवाब देना चाहें दें, ना देना चाहें कोई मसला नहीं है। सर भुट्टो साहब का क्या इश्यू था? आपके वालिद साहब ने के कत्ल में के जुर्म में उन्हें फांसी हुई। सर ये आज चीज़ खोलें, ये कैसे हुआ? वो उसमें नामज़द कैसे हुए उस मामले में और उन्हें फांसी कैसे हुई? ये चीज़ें बताएं सर। अगर जवाब देना चाहें तो नहीं नहीं नहीं, मैं जवाब, मैं आई एम एन ओपन बुक, आई एम सही ए पब्लिक मैन, एंड एवरीबॉडी हैज अ राइट टू पुट मी एनी क्वेश्चन, यस सर, एंड इट्स माय ड्यूटी टू आंसर। ठीक देखिए, बात यह है कि एक तो मैं वादा कर दूं कि मेरा कोई भुट्टो से इख्तिलाफ इसलिए नहीं हुआ कि मैंने कोई चीज मांगी और उसने दी नहीं, और उससे मैं रंजीदा होके मुखालिफ हूं, जैसे आज हमारे मुल्क में आमतौर पर होता है होता है। उसी। नो, दैट इज नॉट द केस। मैं 28 साल की उम्र में आई वॉज मेंबर ऑफ द सेंट्रल कमेटी ऑफ पीपल पार्टी उसी। 30 साल की उम्र में आई वॉज इलेक्टेड मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, आइन साज असेंबली का मेंबर था। सही है, 31 साल की उम्र में आई वॉज गिवन द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द पीपल पार्टी, उसका नाम उन्होंने रखा था निशान पीपल पार्टी, निशान पाकिस्तान के पैटर्न पर। वो भुट्टो ने 5 आदमियों को दिया इन ए कन्वेंशन एट पीआईटीसी हॉल क्लिफ्टन कराची में 21 फरवरी 1971 को, और भरा पड़ा था। उसने 5 आदमियों को दिया, एक उसने अपने आप को दिया सही है, उसी, दूसरा उसने दिया मीर रसूल बख्श तालपुर को,
who later on became the governor of Sindh। तीसरा उसने दिया हयात मोहम्मद शेरपा को, जो बाद में सूबा सरहद का गवर्नर बना। चौथा उसने दिया मराज मोहन खान को, जो उसकी पहली काबीना का मेंबर था। और पांचवा उसने मुझे दिया। सही। उसने ना किसी मुसवा खर को दिया, ना हम्म, किसी महाराज खालिद को दिया, ना किसी डॉक्टर मुबशर को दिया, ना किसी मुमताज भुट्टो को दिया, ना किसी पीरजादा को दिया, अहमद रजा कसूरी को दिया। दैट मीन जहां तक मेरी प्रोग्रेस का ताल्लुक था पॉलिटिकल, आई वाज वेरी 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 on a very sound wicket, कॉन्विंस एंड क्लियर। and above all जी। I was only member of the People's Party जिसको भुट्टो अपने घर में ठहराता था। सही। भुट्टो जो है, भुट्टो हर को नहीं ठहराता था अपने घर में। मैं आई यूज्ड टू स्टे विद हिम जब मैं कराची जाता भुट्टो के साथ। सही। और प्रोटोकॉल ये होता था, ये हेड ऑफ द टेबल वो बैठता था, राइट हैंड पर बेगम भुट्टो, लेफ्ट पर मैं, देन मुर्तजा, देन पीर नजीर, देन शाह नवाज, एंड देन अपना उसकी शाह नवाज की छोटी बहन अपनी। तो ये आई वाज पार्ट ऑफ द फैमिली। सही। मेरे तो बड़े इसके साथ कुर्बत वाले रिलेशन थे। लेकिन जब इलेक्शन हुआ 1970 में, सही। तो उसमें 300 सीटें थी एलएफओ के तहत, जिसमें कि 169 सीट्स पॉपुलेशन के लिहाज से दे दी गई अपना मशरकी पाकिस्तान को। शेख और मुजीबुर रहमान। नहीं, शेख मैं अच्छा, बताता हूँ। ठीक है। और 131 वेस्ट पाकिस्तान को दे दी। ठीक है। 169 में शेख मुजीबुर रहमान ने 167 सीटें जीत गया। ठीक वो है। सिर्फ 2 सीटें हारा, सही। एक नूरुल मीन की और एक राजा धीरेदेव रॉय की, जो कि चकमाक ट्राइब का सरदार था और नूरुल मीन कायद आज़म के साथी थे। ये 2 सीटें हारा, बाकी क्लीन स्वीप वो कर गया। सही। मगरबी पाकिस्तान में 131 सीटों में पीपल्स पार्टी को मिली 82। अब सही। कहाँ 82 और कहाँ हाँ। 167। जी। तो भुट्टो जो है वो जो था ताकत का रसिया था। उसने उसने इक़्तिदार की लैला हासिल करने के लिए पाकिस्तान को दांव पर लगा दिया। सही। अब आपको याद होगा कि उसने एक बयान दिया लाहौर में 28 फरवरी 1971 को, जो इकबाल पार्क में एक जलसे आम से तकरीर करते हुए, कि जो जाएगा ढाके हाँ, टांगे मैं तोड़ उसकी देंगे। टांगे तोड़ दूंगा, इधर हम और उधर जो तो। जो जाएगा ढाके वो ये तरफा टिकट पर जाएगा। सही। फिर उसने 14 मार्च को उसने कहा कराची में निश्चित पार्क में वसी मुजीबुर रहमान को एड्रेस करके कि यू आर द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, आई एम द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, देयरफॉर सेपरेट ट्रांसफर ऑफ पावर ईस्ट पाकिस्तान एंड सेपरेट ट्रांसफर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। तो वो उस जमाने में एक अखबार होती थी, उसका एडिटर था अब्बास असर, बड़ा बड़ा फेमस जर्नलिस्ट था। सही। उसने उसकी हेडिंग लगाई, इधर तुम इधर हम। सही। अब चीज ये है कि मैं चक्की के 2 पार्टों में आ गया। ठीक है। एक तरफ दोस्ती कि भाई एक बंदा ने मुझे हर रिस्पेक्ट भी चीज दे दी। सही। मैं आई वाज नोन इन द पीपल पार्टी एज छोटा भुट्टो। मुझे अच्छा। छोटा भुट्टो कहते थे। मैं जिस पर उंगली लगाता था वो कोई चीज बन जाता था पीपल पार्टी में। सही। ये जरदारी का बाग, हाकिम अली जरदारी मेरा वर्कर था। मैं जब वहाँ सेक्रेटेरिएट से कराची से जब मैं भुट्टो के घर जाने लगता तो मेरे पास आ जाता था कि कसूरी साहब, जब आप चेयरमैन साहब के साथ खाना वाना खा रहे होंगे तो कह दिए कि हाकिम अली नवाबशाह में बड़ा काम कर रहा है। मैं क्या कह दूंगा यार। सही। तो आई वाज वेरी पावरफुल। अब मैं 2 चक्की के पार्टों में आ गया, एक तरफ दोस्ती और ताल्लुक और उसका मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक, सही। दूसरी तरफ मुल्क से वफादारी। सही। अब मैं सोच में पड़ गया। मैंने आप जैसे सियाने लोगों से मशवरा करता रहा, मैं क्या करूं। इसने कहा जो जाएगा ढाके मीन पार्लियामेंट, क्योंकि उस वक्त सीट ऑफ पार्लियामेंट जो थी वो ढाका थी और सीट ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो इस्लामाबाद थी, जैसे आज है। तो अब मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया और डिस्कशन के बाद मेरे दोस्तों ने, जो बड़े ज़हीन लोग थे, उन्होंने ये कहा कि रसूई साहब, तारीख जो है वो आपको औहदों से नहीं पहचानती, वो इवेंट से पहचानती है। आपके काम और से ये बहुत बड़ा इवेंट है। ये आपको 100 साल के बाद भी जब लोग रेफरेंस करेंगे इस पीर पर तो आपका नाम सामने आएगा। यू मस्ट गो। तो मैं चला गया। 3 मार्च 1971 को जिस दिन सेशन होना था, आई वाज इन ढाका। सिर्फ मैं अकेला मगरबी पाकिस्तान थे। मैंने अपनी हाजिरी पाकिस्तान की
तारीख के साथ लगाई। अगर वो सेशन हो जाता तो आज हंसता बसता पाकिस्तान एक होता। मेरे पर वो फिर 18 हमले हुए, तो बहुत सारे हमलों में तो मैं उसका तस्करा करता है, लेकिन मैं भुट्टो का नाम नहीं दिया। सही लेकिन मैं जब असेंबली में आता था और मैं जब आके कहता था कि मेरे पर हमला हुआ है, सही तो बजाय भुट्टो मुझे ये कहता कि अहमद रखोगी ठीक है यार, डिफरेंसेस हो जाती हैं, बट तुम हर तीसरे चौथे महीने आते हो, कहते मुझ पर हमला हो गया है, तो तुम्हें बताओ, जो मैं तुम्हें हम पर इतबार नहीं है, तुम्हें बताओ किस जज पर इतबार है, जुडिशल इंक्वायरी करा देते हैं। तो बजाय मुझे इस किस्म का ऑफर होता, 2-2.5 महीने के बाद मेरे पर एक और अटैक हो जाता था। सही। अब जब मेरे वालिद की शहादत हो गई थी, तो मैंने कहा कि अब नाफिज रहा, तो मैंने भुट्टो का नामजद पर्चा कराया। मुझे ये बताइएगा कि खान साहब की जो टाइम रहा 2018 के बाद, अब क्या समझते हैं कि खान साहब का वो वक्त कैसा रहा, और अभी खान साहब के लिए वक्त कैसा चल रहा है, और उनके लिए आप, क्योंकि आप ज़रा तजियाकार भी हैं, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल माशाल्लाह है, तो आपको कहीं उनको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, और नो नहीं को आप कैसे देखते हैं? 2-3 चीज़ों को अगर शॉर्ट बता जी, सकें। बात यह है जी कि इमरान खान ने 4.25 साल हुकूमत की। हाँ, 3.5 साल तक। हाँ, तो चीज़ ये है कि अगर ये उसकी गवर्नमेंट को डिसलॉज ना करते ठीक है। और ये जो दूसरी गवर्नमेंट उन्होंने ला के खड़ी की सही है। इंटरिम पीरियड के लिए, जी। तो इमरान खान बहुत गोइंग डाउन हाँ, डाउन, बिल्कुल ठीक बात। वो उर्दू की एक मिसाल है कि कुबड़े को लातकारी आई। सही। तो इमरान खान को ये जो एक्ट था गवर्नमेंट का, इसको निकाल देना, ये उसको सियासत को तो रिवाइव करवा दिया। रिवाइव हो गया। रिवाइव हो गया, उसकी ठीक है। जो पब्लिक सपोर्ट जो आज है, वो जी। इट इज बिकॉज ऑफ दैट। सही बात है। तो उसके बाद तो वो था, कोई 1.5 साल वो था, फिर इलेक्शन के बाद थी, अब काम कर रहे हैं। दे आर नॉट द आंसर थी, उनके पास कोई अपना प्रोग्राम नहीं है, ना उनमें विल है, ना उनमें कैपेसिटी है, ना उनमें इंटेलिजेंस है, ना उनकी कमिटमेंट है पब्लिक के साथ। सो दे आर फेलियर्स। ठीक है। लेकिन इमरान खान जो है उसकी उसका जो जिद्दी किस्म का जो एटीट्यूड है, सियासत में जिद नहीं होती है। सही। इसी सियासत में जो मामलात हैं वो तय होते हैं डायलॉग से। कूल एंड काम आप रहना। डायलॉग बिल्कुल कूल ठीक। हेडेड होना हाँ, चाहिए बिल्कुल ठीक बात। उसी, और डायलॉग, क्योंकि देखें कि जंगें भी जो स्टार्ट होती हैं, जी। कि जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है जी, तो जंगें स्टार्ट हो जाती बिल्कुल हैं, सही बात है। और जब जंग का इख्तिताम होता है तो फिर टेबल पे टेबल पे जाना टेबल पे पड़ता है, जाके बिल्कुल सही वहीं बात आप सेटल होता है। है। ठीक बात तो है। आखिर आपको या शुरू में या आखिर में आपको जाना जाना होता टेबल है, पे ही टेबल पे पड़ता है, बैठना उसकी पड़ता डायलॉग चाहिए। है। जी। क्योंकि मोनोलॉग जो है, वो सियासत में जो है मोनोलॉग, कि आप इधर से बोल रहे हैं, वो उधर से बोल रहे हैं, सही। तो इसको कहते हैं मोनोलॉग। तो मोनोलॉग जो होता है वो सियासत में होता है कि किसी को आप डिक्टेट कर रहे हैं, जी। किसी को आप बुरा भला कह रहे हैं। सही। पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो डायलॉग से होते हैं, क्योंकि डायलॉग में कुछ लोग और कुछ लोग के सिरों पर कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। ठीक है। जब वो रास्ता निकल आता है तो वो बुनियाद बन जाता है दोस्ती की, ताल्लुकात की, और मामलात को आगे ले जाने की। सही। तो वो उसमें जो मैं देख रहा हूँ कि उसकी वो ट्रेनिंग नहीं है, और साथ कभी होता है कि लीडर ना हो तो दो चीजें दो होती हैं। चीजें होती हैं सियासत में, जी। कि या तो आप खुद अफलातून हो, सही है। कि आपको किसी की वो पावर में बैठे हुए हैं, आप अफलातून है, सही। या फिर आपकी जो मशावरत है वो अफलातून होनी चाहिए। सही है। उसकी मैं मिसाल ये देता हूँ कि अकबर था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। वो 13-14 साल की उम्र में बादशाह बन गया। ठीक है। उसको कख कुछ नहीं पता तक था, नहीं पता था। ठीक लेकिन उसको आप जैसे सियाने ने कहा कि एक मुशावरत रख लो सी। उसने 9 रत्न इकट्ठे किए, और वो एक एक जो जो बंदा था, वो अपने जमाने का ट्रिपल टाइम PhD था। अल्लाह। अबुल फजल फैजी बड़े नाम। थी, अपना एक से एक बड़ा आदमी थी सही। अपना। तो वो उनके मशवरे से चलता था। सही। आज जो हिंदुस्तान की जब तारीख पर आप निगाह डालते हैं, तो 2000 साल की जो हिंदुस्तान की तारीख है, उसमें जो 5 बड़े बादशाह हैं, उनमें अकबर भी एक है। और अगर आपकी ना मशावरत अच्छी, भी जाहिल हो, और आप भी उसी पैदल हो, तो फिर आप नवाज शरीफ हैं उसी। सही। तो चीज है कि इमरान खान साहब की भी जो मशावरत है जी। वो बहुत पुअर है।
किसी ये जो 7 लड़के हैं लौंडा लारी इनका कोई तजर्बा बस की नहीं बात नहीं।